नैतिक विरासत जो भारतवर्ष, हमने उसको छत विच्छत कर दिया। अरे कुछ नहीं, कम से कम 175 बच्चियां मारी गई, उसको तो कंडेम कर सकते थे, लेकिन उसके नतीजे में आज जो परेशानियां हम झेल रहे हैं वो हर व्यक्ति की परेशानी है, हर सरकार की परेशानी है, हर नागरिक की परेशानी है। हमें कोई जरूरत नहीं थी इजराइल पहुंच जाने की और ये माँ की भूमि, ये बाप की भूमि करने की कोई जरूरत नहीं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नहीं, आप उनको भी रोकना है, आपको भी रोकना है। आप टेक योर सीट, संजय जी नो, मैं उनको भी कर रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ, आप बैठ जाइए, मैं आई विल नेम यू। कहिए कि ट्रंप झूठा है, आप कह नहीं सकते हो। एप्स्टीन फाइल है क्या है मुझे पता नहीं। आज वो ट्रंप कहता है कि मैंने कहा मोदी युद्ध बंद, नरेंद्र सरेंडर, और युद्ध बंद हो गया। कभी इस देश में प्रधानमंत्री ऐसी थी जिसने कहा था मेरे देश को क्या करना है, 7वां बेड़ा भेजो, 10वां भेजो, मेरे देश का निर्णय मेरी जनता। विदेश में इज्जत बढ़ गई, हाँ बढ़ गई। कभी अमेरिका की हिम्मत नहीं होती थी कि हथकड़ी पहना के हमारे देशवासी को यहाँ भेजे। आप कहती थी इज्जत बढ़ गई। कभी इस देश में प्रधानमंत्री ऐसी थी जिसने कहा था मेरे देश को क्या करना है, 7वां बेड़ा भेजो, 10वां भेजो, मेरे देश का निर्णय मेरी जनता और मेरी सरकार करेगी। हाँ इज्जत बढ़ गई थी तब, और आज वो ट्रंप कहता है कि मैंने कहा मोदी युद्ध बंद, नरेंद्र सरेंडर, और युद्ध बंद हो गया। मैं कहता हूँ कि आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है तो मोदी जी आइए यहाँ, डरो मत, हम आपके साथ है। कहिए कि ट्रंप झूठा है, आप कह नहीं सकते हो। एप्स्टीन फाइल है क्या है मुझे पता नहीं। सर ये रशिया से ऑयल लो, कहाँ से लो, ये हमारा काम है सर, ये हमारा देश तय करता है। ये इज्जत कहाँ से बढ़ी, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। हाँ मिर्ची लगेगी आपको, मैं जानता हूँ सर। मैं मनरेगा पे कहना चाहता हूँ, हमारा संविधान जब बना उस वक्त बहुत चर्चाएं हुई। हमारे संविधान ने उस वक्त कहा था हमारा देश किसी और देश की राजनीति में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारा संविधान बना तब उन महान आत्माओं ने कहा था कि हम नॉन अलायंस रहेंगे, हम किसी दो के झगड़े में हम पक्षकार नहीं रहेंगे। आज क्यों ये हो रहा है, आपने कभी सोचा है? हमारी सबसे बड़ी सप्लाई चेन जिस चैनल से आती थी उस चैनल का कंट्रोल ईरान डिस्टर्ब कर सके ये दुनिया जानती। आपका सबसे बड़ा सप्लाई चेन ईरान के पास से गुजरता है। आपको क्या हरमोज में आपको पता था कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? आपको क्या जरूरत थी जब ऐसा माहौल था? आपको पता नहीं है, आपका विषय नहीं है। कुछ बीजेपी में बैठे उनको पता नहीं कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या है और मुझे टोकते हैं। संजय जी, सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नहीं, आप उनको भी रोकना है, आपको भी रोकना है। आप टेक योर सीट, संजय जी नो, मैं उनको भी कर रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ, आप बैठ जाइए, मैं आई विल नेम यू। मैं नहीं चाहता उनको भी कहा और आपको भी कहा, आप वो गुस्सा मत, प्लीज नहीं, ये क्या तरीका है? मैं सबको बोल रहा हूँ और आप हर बीच बैठ करके आप बोलते जाएंगे हर बीच, ये क्या तरीका है? माननीय शक्ति सिंह गोहिल, मैं सबको रोक रहा हूँ प्रमोद जी, कोई आप सबसे आप फिर आप टिप्पणी कर रहे हैं उधर से चुप है, क्या तरीका है? कभी भी बैठ कर सीट पर बोलना क्या तरीका है? बैठिए सबसे प्लीज, अभी तो कोई नहीं बोल रहा, अभी तो कोई नहीं बोल रहा, आप बैठ जाइए। संजय जी मैं कह रहा हूँ बैठ जाइए, कोई नहीं बोल रहा, अभी आप शुरू कर रहे हैं, प्लीज बोलिए शक्ति सिंह गोहिल। And whatever I am submitting, that is within the scope, because in the appropriation bill there is a demand and huge demand. When there is a huge demand, on that I am speaking, but unfortunately my friends from BJP they don't know anything and unnecessary interrupting. आप बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता था कि हमें हमारा सबसे पुराना अच्छा व्यवहार ईरान के साथ जब चल रहा था, ये हमें कोई जरूरत नहीं थी इजराइल पहुंच जाने की और ये माँ की भूमि, ये बाप की भूमि करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ देश है जिनको दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि वो इस तरह से पार्ट नहीं बढ़े। आज देश जो भुगत रहा है, विदेश नीति किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी आती है जाती है, विदेश नीति देश के लिए होती है और विदेश नीति देश के हित में होती है, बिना सोचे समझे। क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, क्योंकि कांग्रेस ने किया था, तो मैं दूसरे के साथ ऐसी विदेश नीति, ये नहीं चलता है सर। और इसीलिए आपको 58,000 and odd करोड़ का आज आपको इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन फंड लेके यहाँ पर आना पड़ रहा है। मैं जरूर आपके जरिए वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपकी सबसे ज्यादा चिंता गैस सप्लाई की है। आपने 58,000 करोड़ रखा, उसमें से एक प्रावधान आप ये भी कर लीजिए, क्योंकि कोई नॉन बायोलॉजिकल एक साइंटिस्ट ने कहा है कि नाली में बर्तन ऊंधा करो, उसमें छेद करो मित्रों, और उससे गैस निकलता है और चाय का ठेला लग सकता है। और अगर यही चीज है तो आप ये 58,000 करोड़ में से वो भी कर लीजिए।
ताकि हर जगह पे नाली तो निकलती ही है, उल्टा बर्तन डाला, पाइप लगाई और हो गया। सर ये गैस की चिंता है। सर हमारे एक पक्षी को हमारे गुजरात में शाहमृग कहता है, जब कोई पीछे लगता है तो वो अपना सर रेत में डाल देता है, वो मानता है कि मैं किसी को नहीं देखता हूं इसलिए कोई भी मुझे नहीं देखता है। ऐसी नीति सरकार ना करे। आप ये कहेंगे मंत्री जी कहते हैं कि ये गलत कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, गैस सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे साथ, मैं दूर रहूंगा, आपको अहमदाबाद से लेके हर जगह पे गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लाइन दिखाऊंगा। क्या ये ऑपोजिशन की लगी हुई लाइन है? क्या इसकी एक क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है आवाम का, उसका हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं, वो कहते हैं उसके बाद दूसरा कहना, मैं मानता हूं हमारे पॉलिटिशियन के लिए ना ठीक है ना फौज के लिए ठीक है। पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, फौज ने कहा कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है। उसको पूछा गया कि क्या बादल है? फौज ने कहा बादल भी है। कंड्यूसिव आई डोंट नो, समझा है नहीं समझ में आया? बादल है तो कोई बात नहीं, जाने दो, बादल में दिखेगा नहीं। सर सिंथेटिक एपरेटिव रडार SAR कहते हैं, नाउ लेटेस्ट SAR इज अवेलेबल। कितने भी घने बादल हो रडार में वो देखा जाता है। सर हमारे पास भी ऐसे रडार है, पाकिस्तान के भी पास ऐसे रडार है, और इसलिए फौज ने कहा था, बोले नहीं बादल है जाने दो। हुआ क्या सर? हमारा एयरक्राफ्ट गिरा दिया। अभिनव नाम का हमारा पायलट पाकिस्तान ने पकड़ लिया और दुनिया के सामने बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे पायलट को वापस किया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक नॉन बायोलॉजिकल इंसान की ये गलतियों की वजह से सर ये हुआ। आप जानते हैं, रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। सर पहले बता देते हैं तो वक्त और भी बुरा लगने लगा। आपको की ज्यादा मिला है, पहले जी 3 मिलता है। माननीय सभापति महोदय, बजट के दौरान भी एक बात से चर्चा शुरू की थी। वित्त मंत्री साहब हैं, एक सवाल हम सब एक दूसरे से पूछें और सदन में सामूहिक रूप से पूछें कि बजट किसके लिए होता है। माननीय मंत्री महोदय, आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप थोड़ा मेरी ओर देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो माननीय उपसभापति महोदय, मेरा ये मानना है कि हम सबको ये सोचना चाहिए आखिर बजट किसके लिए होता है, उसकी प्राथमिकताओं में कौन, अप्रोप्रिएशन के आधार क्या वो आधार हमारे समावेशी विकास के चरित्र से मेल खाते हैं या नहीं? क्योंकि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। मुफलिसी हिस्से लताफत मतलब मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर का गुण मिटा देती है, और भूख आदाब के सांचे में ढल नहीं सकती। तो शिकायत के लहजे में नहीं, कुछ सुझाव और कुछ उस दृष्टिकोण से अपनी बात रखूंगा। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, चिंता का विषय है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में एलोकेशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट, और ये चारों मिनिस्ट्री, इसका दायरा कितना बड़ा है ये हम सबको सोचना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में विल्सन साहब विस्तार से कह गए, मैं उस पर और टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इसके दायरे को देखेंगे, इसके एलोकेशन से चिंता सिर्फ हमारी नहीं होनी चाहिए, ये चिंता सामूहिक रूप से पूरे सदन की, एक एक व्यक्ति की होनी चाहिए। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, पीएम किसान निधि 2019 में 6000, आज कौन सा बरस है? 2026, कितनी है निधि? 6000। क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या ये हमारी प्राथमिकताओं में नहीं होना चाहिए? सॉइल हेल्थ कार्ड, मैं चाहता हूं हर सांसद लोकसभा और राज्यसभा का सरकार को हकीकत बयान करे कि सॉइल हेल्थ कार्ड में करप्शन का क्या लेवल है। इनइफेक्टिव, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है सर। डिनायल मोड में हम रहते हैं, डिप्लोमेसी में भी डिनायल मोड में रहते हैं। एक नैतिक विरासत जो भारतवर्ष, हमने उसको छत विच्छत कर दिया। अरे कुछ नहीं, कम से कम 175 बच्चियां मारी गई, उसको तो कंडेम कर सकते थे, लेकिन उसके नतीजे में आज जो परेशानियां हम झेल रहे हैं वो हर व्यक्ति की परेशानी है, हर सरकार की परेशानी है, हर नागरिक की परेशानी है। माननीय उपसभापति महोदय, एजुकेशन के बारे में, चूंकि ये मेरा क्षेत्र भी है, मैं एक विश्वविद्यालय से आता हूँ और मैं कहूँ, सिर्फ आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन हमारे देश की प्राथमिकता में नहीं आ पा रहा। आजादी के बाद से कैसे विश्व गुरु बनेंगे, कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे? हम सबका सर शर्म से झुक गया जब गलगोटिया वाली घटना हुई। मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों हुआ वो? इसलिए कि हमने पब्लिक फंडेड एजुकेशन की तिलांजलि कर, इतिश्री कर दिया। मेरा प्राइवेट से विरोध नहीं है, लेकिन कोई तो पैरामीटर हो, गुणवत्ता जांच का कोई तो सिलसिला हो, कुछ तो हम तय करें। अन्यथा माननीय वाइस चेयरमैन साहब, बहुत परेशानी होगी। मैं नॉन नेट फेलोशिप, हम सब वाकिफ हैं, जब से शुरू हुआ आज तक उसमें कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुई, बढ़ोतरी ही नहीं हुई। कैसे पढ़ेगा इंडिया भाई? हवा में कि कुछ आधार भी चाहिए। SC ST स्कॉलरशिप्स को लेकर के विल्सन साहब कह गए, अगर आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, you are actually decimating the very structure of an inclusive economy and an inclusive society. You cannot live up to the expectations of your preamble, because that
does not follow mere rhetorical slogans or garlanding of महापुरुष on a given day. सर, जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार से शक्ति भाई भी बोले, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अभी इंदौर में सर कंटामिनेटेड पानी पीने से सैकड़ों मौतें हो गई। मैं इस पे पॉइंट स्कोर नहीं करना चाहता सर, विषय पे बोलना चाहिए। मैं एकदम इसी पे जल जीवन, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं विषय से विषयांतर नहीं होऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर, ये अलार्म बेल है, अलार्म बेल, और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, हम सब के लिए अलार्म बेल है। कौन सी दुनिया दे रहे हैं अपने लोगों को, ये मैं समझता हूँ। मैं बिहार के बारे में कहूँ, पिछली दफा बिहार का जिक्र आया, चुनाव भी था वहाँ, तो हमारे दोस्त लोग भी नाराज हो गए कि बार बार बिहार आ रहा है, बार बार बिहार आ रहा है। अरे साहब, बिहार नहीं आ रहा था, चुनाव की बाहर आ रही, कुछ भी नहीं था। आज भी बिहार पलायन का दंश झेल रहा है। रोजगार के मामले में हम सबसे निचले सूचकांक पे हैं। हमारे, मैंने पढ़ा लिया परसों एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में कहा था कि सर बिहार के हिस्से में ट्रेन आती है, निवेश किसी 2-3 अन्य राज्यों को जाता है। सर, ये परिपाटी बदलनी चाहिए, बिहार में भी निवेश आए और देश के दूसरे हिस्सों से ट्रेन आए बिहार। हम ये चाहते हैं। ये कैसे होगा सर? इसके होने के लिए बिहार को देखने का आपको गैर राजनीतिक नजरिया विकसित करना पड़ेगा। माननीय उपसभापति महोदय, 1-2 और छोटी टिप्पणी करूं। आय की असमानता, मैंने बजट में भी कहा था, हम इसे खारिज कर रहे हैं। ये हमें ज्वालामुखी के ढेर पे ले जा रहा है। मैं सिर्फ थॉमस पिकेटी की बात नहीं कर रहा, जो वो कहते हैं कि 1% ने हमारी पूरी राष्ट्रीय आय का लगभग कब्जे में ले लिया। मैं कह रहा हूं, आप अपने आसपास देखिए, हम भी अपने आसपास देखें। आखिर आय की असमानता क्या करती है? ये अवसरों की असमानता में बदल जाती है। गरीबी और आर्थिक असुरक्षा, ग्रामीण शहरी विभाजन वगैरह वगैरह, ये लोकतंत्र को भी माननीय उपसभापति महोदय प्रभावित करती है। एक आग्रह जो बजट में भी किया था, किसी को बुरा नहीं लगेगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में सोचा जाए थोड़ा। इस देश की जो ये असमानता का आर्किटेक्चर है ना माननीय सभापति महोदय, ये आर्किटेक्चर हमें लील जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि विरासत टैक्स को एक बार एक्सपेरिमेंट करें, और कर से जीडीपी अनुपात भी बेहतर हो तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को एक बार हम सोचे। आखिरी सर, मैं आखिरी टिप्पणी करके 23 सेकंड है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक चीज कही, सदन पक्ष और विपक्ष से मिलके होता है। मैं कहता हूं पक्ष और विपक्ष बदलने वाली, आज ना बदले कल बदलेगा, लेकिन कुछ सरोकार साझा होने चाहिए, और उनमें से उन सरोकारों को मैंने उसी दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखा। अगर आज एलपीजी का संकट है तो उसको एंटिसिपेट करते हुए अप्रोप्रिएशन में उसका भी ध्यान रखना। और जो बात मैंने कही कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की एक नैतिक विरासत है, हम उसको ना खोएं। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा, उनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर के एक ब्रॉड एंड, आखिरी 30 सेकंड सर, समझ होनी चाहिए। और कभी कभी सरकार ये फैसले करती है ना, अपनी भी नीतियों को पलट देती है। 2019 और 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन था कि सीएपीएफ की इनजस्टिस हो रही है। खुद जावड़ेकर साहब ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कैबिनेट के बिहाफ पे, और कहा था ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन आज फिर से मैं समझता हूं सीएपीएफ को, उनकी इनजस्टिस को ऑगमेंट करने की सिस्टमैटिक कोशिश हो रही है। सर, जय हिंद बोलने दीजिए। सर, जय हिंद से पहले थम्बी साहब को मत बुलाइए। जय हिंद सर। 8 मिनट्स। दाहोद डिस्ट्रिक्ट के दानपुर ब्लॉक का एक पिपेरो गांव है। उस गांव का ब्लॉक का सर्वे नंबर 115। सर, मेरे पास ये सर्वे नंबर भी है, नहीं जाएगा, और मनरेगा के सारे वर्क ऑर्डर। सर, ये लैंड प्राइवेट लैंड है। उस लैंड में मनरेगा से तालाब बनाया, 4 महीने के बाद वहां पे प्लांटेशन करते हैं तालाब में। फिर 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद लैंड लेवलिंग करते हैं। फिर 2 महीने के बाद उसी तालाब में कैनाल निकालते हैं। करोड़ों रुपया एक जमीन से, सारे वर्क ऑर्डर है। और ये किसकी है जमीन? बच्चू भाई खाबड़ नाम के आदमी की, जो भाजपा सरकार में वहां मंत्री गुजरात में बैठा था। सर, आप क्या कहते हो कि खाता नहीं, खाने देता नहीं? अरे करोड़ों से कम ये खाते नहीं, और आंख बीच के आप बैठे रहते हो। सर, इसी जगह पे, उसी दाहोद डिस्ट्रिक्ट में आपकी सरकार ने एफआईआर की है। और सर, ये मिर्ची लगेगी जरूर इनको, क्योंकि सच हर वक्त कटुता से भरा होता है। नॉट सर, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मनरेगा में दाहोद के अंदर एक और चीज हुई, मटेरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, बताइए। और मटेरियल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में सर कोई टेंडर प्रोसीजर नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट आया था सब